हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज एक बार फिर से मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं देश-विदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में बातचीत करूंगा। चलिए सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में लेटेस्ट जानकारी लेते हैं। नए डाटा के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से अब तक करीब 1 करोड़ 66 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6,54,357 लोग मारे जा चुके हैं। इस डाटा में हर दिन नए लोग जुड़ते हैं। हर दिन यह डाटा अपडेट होते रहता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सेकेंड वेव आने की चेतावनी दी जा रही है। चीन, जहां पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी, वहां भी 5 जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं और चीन की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उनका उपचार किया जा सके। सवाल ये है कि भारत में या दुनिया के अन्य देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण क्यों बढ़ रहा है? सरकारें लगातार काम कर रही है, पब्लिक को सतर्क करने का काम कर रही है, हेल्थ प्रोफेशनल लगातार काम कर रहे हैं, पुलिस वाले लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस के संक्रमण क्यों बढ़ रहे हैं? मैं अपने देश भारत की बात करूँगा। भारत में चूतिए लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इतने गांडू लोग भरे पड़े हैं कि उन्हें सरकार की चेतावनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार कह रही है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो मास्क का उपयोग करो, अपने शरीर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो, लेकिन यहाँ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी लोग ग्रुप में हैं, लोग ग्रुप बना के चलते हैं। मास्क का कोई प्रयोग नहीं करना है, लोग भीड़ भाड़ का भी हिस्सा बनते हैं। मैं प्रतिदिन न्यूज़ पढ़ता हूँ और न्यूज़ पढ़ने से मुझे फ़ायदा ये होता है कि देश विदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में मुझे जानकारी मिल जाती है। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जिसमें कल केरल में एक बंदे ने अपने घर में शादी का आयोजन किया और काफ़ी सारा भीड़ इकट्ठा किया। शादी ब्याह में भीड़ इकट्ठा होता ही है, लेकिन कोरोना वायरस के इस माहौल में अगर आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। उस शादी में करीब 52 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और शादी के आयोजन करने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने उनको जेल की हवा खिलाई है और उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चूतिए क्यों बने हुए हैं? सरकार क्या बेवकूफ़ है? हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या बेवकूफ़ है, जो आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लगातार चेतावनी दे रहे हैं? ध्यान रहे, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण अगर होगा तो सरकारें इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। आप अपने घर में रहो, अगर ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलो और रोग से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, उसका आप पूरा पालन करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचें या भूखमरी से बचें। सवाल उनका जायज़ है। अगर हम कोरोना वायरस से बचने की फिराक में हैं, तो हमें हमारी आमदनी रुक रही है, हमारे काम धंधे रुक रही हैं और हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। भाई मेरे, अभी 2 रोटी कम खा लो, जान बचा लो। कोरोना वायरस एक ऐसा बीमारी है, अगर एक बार ये हो जाए तो कोई पैसा भी काम नहीं आता, आपका टिकट कटना, आपका पत्ता कटना तय है। तो कोरोना वायरस से बचने की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल पहले से ही फुल पड़े हुए हैं और आपको एडमिशन मिलेगा, आपका इलाज होगा, आपके लिए डॉक्टर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। दूसरा मैटर है राम मंदिर का निर्माण। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद भारत में राम मंदिर का मुद्दा अ, अब ख़त्म होने लगा है। अब भारत में राम मंदिर का निर्माण होगा। 5 अगस्त को
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे और इस चीज़ का देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट होगा। दोस्तों, भारत एक हिंदू प्रधान देश है और सदियों से ये हिंदू स्थल रहा है, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है। लेकिन इस देश में बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ पर आकर बस गए, उनको हिंदुओं से बड़ी प्रॉब्लम होती है। हिंदू अगर कोई अच्छा काम करते तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने लगा है तो देश के सेकुलर राजनीतिक दल जो मुल्लाओं के वोट लेकर अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं और मुल्लाओं को चूतिया बना के सत्ता हासिल करते हैं, वो बवाल काटने लगे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होंगे और इस पूरे घटनाक्रम का देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट होगा, उसके बाद देश के विपक्षी दलों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। सीपीएम, आप, एआईएमआईएम जैसे अनेक दल हैं जो इस घटना पर बवाल काट रहे हैं, इस घटनाक्रम पर अपना चुतियापा जाहिर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हिंदू के देश में अगर राम मंदिर बन रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको देखना है देखो, नहीं देखना है चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो। हैदराबाद का एक कुत्ता असदुद्दीन ओवैसी, इनको राम मंदिर बनने से बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री इस घटना में शामिल हो रहे हैं, भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, इससे भी इनको आपत्ति है। और ये कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। ये भौंकने वाले ही कुत्ते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, इनको भौंकने दीजिए। और प्रधानमंत्री तो अपना काम करके रहेंगे। सवाल है कि हिंदू के देश में हिंदू का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में मंदिर बनेगा? पाकिस्तान में एक मंदिर बना तो वहाँ के चूतिया मुल्लों ने मंदिर को तोड़ दिया। ये तो इनका हाल है। तो राम मंदिर तो बन के रहेगा, जिन कुत्तों को जितना भौंकना है भौंकते रहो। अगला मुद्दा है राफेल। भारत में राफेल आ चुका है। राफेल फ्रांस का एक लड़ाकू विमान है जो अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और इस लड़ाकू विमान के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और भारत के जो दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, वो भारत पर आक्रमण करने से या घुसपैठ करने से डरेंगे। यह विमान काफ़ी उच्च स्तर का बताया जाता है और इसमें परमाणु हथियारों को कैरी करने की क्षमता है। मेरा मानना है कि भारतीय सेना के लिए और भी उच्च स्तर के हथियार खरीदे जाने चाहिए, जैसा कि सरकार कर भी रही है। भारत सरकार दुनिया के विभिन्न देशों से, जैसे अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि से भी सामान खरीद रही है, रक्षा के सामान खरीद रही है और भारतीय सेना को वो सारे हथियार दे रही है जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक और खबर है कि रूस ने चाइना को अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसकी डिलीवरी फ़िलहाल रोक दी है, लेकिन भारत को इस हथियार की डिलीवरी टाइमली मिलेगी। अब इस घटना के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। रूस और चीन के जो रिश्ते हैं वो स्वाभाविक नहीं है, वो एक दूसरे की ज़रूरत पर आधारित है। रूस के ऊपर यूक्रेन संकट को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखे हैं, इसलिए उसको अपना माल खपाने के लिए एक बड़ा बाज़ार चाहिए जो चीन है, और चीन का भी वेस्टर्न कंट्री से पंगा चल रहा है। तो रूस जैसा मजबूत देश अगर उसका साझेदार बनता है तो उससे फ़ायदा है। तो रूस और चीन दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। उनके बीच में दोस्ती स्वाभाविक नहीं है, वो एक दूसरे को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस दोस्ती में खटास आना स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले रूस ने चीन के ऊपर जासूसी का आरोप लगाया था और चीन ने रूसी शहर व्लादिवोस्तोक को अपना हिस्सा बताया था। तो वो वैसी दोस्ती जो केवल मतलब के लिए की जाती है, उसमें खटपट चलते रहता है और वो दोस्ती अगर टूट जाए
तो उसका कोई गम किसी को नहीं होता है। एक मुद्दा और डिस्कस कर लेते हैं। इन दिनों राजस्थान में सत्ता के लिए उठापटक चल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कबड्डी चल रहा है कि कौन राजनीति में कितना ज़्यादा पावरफुल है। देखिए भाइयों, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सब कुछ सत्ता के लिए किया जाता है। राजनेता लोग जब राजनीति में आते हैं तो वो देखते हैं कि हम किस तरीके से सत्ता हासिल कर सकें। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो ये खटपट चल रहा है वो इसी राजनीति का हिस्सा है, सत्ता की राजनीति का हिस्सा है। अशोक गहलोत जो है वो बिना कोई काम किए ही मुख्यमंत्री बन गए। उनका कोई योगदान नहीं है। सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी मेहनत किया और वो और उनके समर्थक मान के चल रहे थे कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से सेटिंग करके राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत ने हमेशा सचिन पायलट को साइडलाइन करने की कोशिश की, उनकी हमेशा उपेक्षा की। इस वजह से राजस्थान में दो प्रमुख कांग्रेसी नेताओं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टक्कर चल रहा है। इस मामले में काफ़ी राजनीति हो रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी तक कोई पिक्चर साफ नहीं है कि सरकार गिरेगी या रहेगी। हर गुट अपना अपना दावा कर रहा है। कोई कह रहा है सरकार गिरेगी, कोई कह रहा है सरकार नहीं गिरेगी, सरकार अस्थायी है। मैं इस पूरी घटना पर नज़र बना कर रखा हूँ। जैसे ही इस घटना के बारे में कोई फाइनल आउटकम आता है मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का ये हाल क्यों है, कांग्रेस के नेता क्यों सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह करते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।